जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 28 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो देखेंगे पहले राउंड में अपन जीके जीएस 50 क्वेश्चन जीके जीएस के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, जल चक्कर के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्प विसर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो वह है पत्तियाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा किसके द्वारा मुद्रा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी? तो वो की गई थी 1947 में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ये भी ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वो है 34। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत का महान्यायवादी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? बिल्कुल नहीं होता। फिर है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? नहीं होता। भारत का प्रधानमंत्री? नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति? बिल्कुल ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीआई के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की राशि उपलब्ध है? तो वह है 2 लाख रुपए। अब देखो इसमें पात्रता, पीएमएसबीआई की पात्रता होती है 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के मध्य, जो आपने सुना भी होगा 12 रुपये वाली योजना। और ये शुरू हुई थी, तो ये पीएमएसबीआई योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुई थी 2015 में, ये ध्यान रखना। और ये 12 रुपये प्रति वर्ष देके इसमें प्रीमियम राशि बीमा कवर मिलता है 2 लाख का, और राशि इसमें 12 रुपये की कटौती होती है प्रति ईयर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जिसे बोला जाता है जीएसटी किस तिथि को लागू किया गया? तो जीएसटी लागू हुई थी भारत में 1 जुलाई 2017 को, जिसे बोला जाता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और ये जीएसटी 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है आईजीएसटी और एक होती है यूटीजीएसटी। ये आपसे पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। और जीएसटी एक प्रकार का यानी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान रखना। जीएसटी अप्रत्यक्ष टाइप का कर है और इसमें 4 स्लैब में चार्ज होता है टैक्स। वो स्लैब भी ध्यान रखना, एक तो 5%, 12% और 18% और 28%। जीएसटी की स्लैब भी ध्यान रखनी है, 5%, 12, 18 और 28। और जीएसटी 4 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। फिर अगला क्वेश्चन, सिखों के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो वह थे अंगद। ये अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। यानी अंगद जी का प्रारंभिक नाम क्या था? अंगद जी का प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने लंगर की व्यवस्था को स्थायी किया था। लंगर की व्यवस्था को स्थायी करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो वो थे अंगद। ये चीज़ें ध्यान रखनी, ये दूसरे गुरु है और इनका प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी किया। फिर है देखो सिखों के कितने गुरु हैं। सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे। कौन कौन से? तो क्रम से ध्यान रखना है। गुरु नानक, अंगद,
अमर राम, नानक अंगद अमर राम। पांचवा आपने सबने पढ़ाई है, अर्जुन देव। फिर है हर गोविंद, हर राय, हर किशन। हर गोविंद, हर राय और हर किशन, ये हो गए। फिर नौवां हो जाएगा तेग बहादुर, और फिर अगर लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। ये हो गए सिखों के 10 गुरु। फिर है नानक जी, ये सिख धर्म के प्रथम गुरु या सिखों के संस्थापक। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे और इन्होंने गुरु का लंगर स्थापित किया। स्थायी तो अंगद जी ने किया था और लंगर स्थापित किसने किया? वह गुरु नानक ने। इन्होंने संगत व पंगत की स्थापना की और इनकी 1508 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर है अंगद, अपने देख लिया, इन्होंने गुरुमुखी लिपि चलाई और लंगर को स्थायी किया। फिर है अमरदास जी। अमरदास जी ने एक लवन नाम सुना होगा आपने, लवन, जो थी हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, ये शुरू करी थी अमरदास जी ने। यानी कि क्वेश्चन पूछे आपसे कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन किसने स्थापित किया, किसने लागू किया, तो वो किया था अमरदास ने। और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति को लवन कहा जाता था। और फिर इन्होंने गोविंदवाल जाकर अकबर से भेंट भी की थी। तो अकबर से भेंट करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो वह अमर, एफ और अमर, एफ और अकबर। तो इन्होंने गोविंदवाल जाकर अकबर से भेंट की थी। फिर इन्होंने ही 22 गद्दियों की स्थापना की। अमरदास ने ही 22 गद्दियों की स्थापना की और अनुशासन पर बल दिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की, तो वह अमरदास, और अनुशासन पर बल दिया, तो वह अमरदास। फिर अगले गुरु जी है रामदास। रामदास ने क्या किया? अमृतसर जला से, चलो ये फिर आता है अपना रामदास। रामदास जी ने क्या किया? अमृतसर जला से खुदवाया, अमृतसर जला से खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना। अमृतसर जला से और अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। फिर इनके बाद में आते हैं अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी ने क्या किया? ये तो सबने पढ़ा होगा, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने यह अमृतसर जला से था, इसके मध्य हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब जिसे बोला जाता है स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो करवाया गुरु अर्जुन देव ने। कहाँ पे? तो अमृतसर जलाशय के मध्य। और अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो रामदास ने की थी, यानी अर्जुन देव जी के पिताजी ने। फिर इन्होंने ये अर्जुन देव जी ने क्या किया? खुसरो की सहायता कर दी। खुसरो की सहायता से रुष्ट होकर जहांगीर ने इन्हें 1606 में मरवा दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि किस गुरु को जहांगीर ने मरवाया था? तो वो मरवाया था अर्जुन देव ने। किस कारण? तो इन्होंने खुसरो की सहायता कर दी थी, इस कारण जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। फिर अगला है हरगोविंद। फिर है हरगोविंद। हरगोविंद ने क्या किया? तो हरगोविंद 2 तलवार बांध के गद्दी पर बैठते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे। अकाल तख्त की स्थापना किसने की? अकाल तख्त, अकाल तख्त की स्थापना भी हरगोविंद जी ने की थी। और अमृतसर, अमृतसर किलेबंदी, अमृतसर की किलेबंदी किसने की? तो वह कर दी हरगोविंद जी ने। अब ध्यान रखना, देखो 4 चौथे गुरु, 5वें गुरु और 6ठे गुरु। चौथे ने क्या किया? अमृतसर जलाशय खुदवाया और नगर की स्थापना की। 5वें ने क्या किया? 5वें ने अमृतसर जलाशय के मध्य स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण करवा दिया। 6ठे से ने क्या किया? अमृतसर नगर की किलेबंदी करवा दी। यानी अमृतसर से रिलेटेड ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ध्यान रखना। फिर है हर राय। हर राय का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। फिर है हर किशन। हर राय के बाद में आते हैं हर किशन, का क्रम जरूर ध्यान रखना है। हर किशन, तो हर किशन में आपको ये ध्यान रखना है कि चेचक से मृत्यु किनकी हुई थी? तो चेचक से मृत्यु इन्हीं की हुई थी। इन्होंने औरंगजेब को आशीर्वाद भी दिया था। फिर अगला 9वां गुरु, 9वें गुरु है तेग बहादुर जी। 9वें गुरु है तेग बहादुर जी। और तेग बहादुर जी में औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया था? तो वो तेग बहादुर।
फिर 10वां है अपने गुरु गोविंद सिंह जी 5 कंकार की स्थाई किए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, खालसा पंथ की स्थापना की। ये सब पॉइंट इनके आ जाते हैं। तो अब अगला शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां में निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो माउंट कोयोब ये हिमालय की चोटी नहीं है और ये तीनों हिमालय की चोटी है। और इनमें देख लेते हैं अपन, फिर वही हिमालय की और विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं तो सबसे पहले तो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी है 8848, कहीं 50 भी दिया हुआ है मीटर, 1 नंबर तो। और 2 नंबर पे अपनी K2 या गॉर्डन ऑस्टिन, इसकी है 8611 यानी 8611 मीटर। और फिर आ जाती है कंचन, ये वाली कंचनजंगा, ये है भारत और नेपाल के बीच है, नेपाल और भारत में है। और इसकी ऊंचाई है तो है लगभग 8598 मीटर, यह कंचनजंगा की। फिर ये मकालू, तो ये मकालू है अपने नेपाल और चीन, मकालू है नेपाल और चीन के मध्य, और इसकी ऊंचाई है 8481। फिर है धौलागिरी है, धौलागिरी ये नेपाल की है, धौलागिरी ये नेपाल की है और इसकी ऊंचाई है 8172। अब मैं वापस बता देता हूँ, एक बार लिख भी लेना आप चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये पूछी जाती है, तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। फिर 2 नंबर पे है वो है K2 या गॉर्डन ऑस्टिन, ये इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। फिर है कंचनजंगा, तो ये नेपाल और भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8598। फिर है मकालू, ये मकालू है नेपाल और चीन में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8481। फिर धौलागिरी है, ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8172। फिर अगला क्वेश्चन है टुलुनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? टुलुनी महोत्सव, ये महोत्सव या त्यौहार तो ये कन्फर्म है पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये मेरा एक वीडियो डाला हुआ भी है और भी डालूंगा, उसको ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला इसलिए मैंने उसे ज़्यादा वीडियो डाले नहीं, लेकिन एक बार देखना ज़रूर, आप डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। और टाइम बहुत कम, मेरी ये कि ये मैं समय बहुत कम लेता हूँ, कंटेंट ज़्यादा देने पे विश्वास रखता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। यहाँ अगर अपन बातें करने लगे तो ये टाइम निकल जाएगा, यानी कम टाइम में बहुत बेहतरीन चीज़ें अपन को कवर करनी होती है। और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, जब भी आप 10 घंटे का स्टडी प्लान है ना, उसमें 7 घंटे आप किताबों से लगे रहो, यानी बुक्स से जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके उपयोगी रहेगी। ऑनलाइन वाली आपका मेमोरी पावर भी कम करती है क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आप मोबाइल की स्क्रीन पर रहोगे तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। और जो भी टॉपिक पढ़ो उसका फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, और चारों ऑप्शन है, चारों को एनालाइज करो। एक आंसर होगा लेकिन 3 भी किसी न किसी से संबंधित होंगे, कोशिश करो याद आए तो उनके बारे में भी चर्चा करो, खुद से पूछो कि ये क्या हो सकता था, ये क्या हो सकता था, ये चीज़ें। जैसे ये है अभी, यह है टुलुनी महोत्सव। टुलुनी महोत्सव कहाँ का है? तो ये नागालैंड का। तो यही दिमाग में आ जाना चाहिए कि नागालैंड में और कौन कौन से हैं। तो नागालैंड में एक तो हॉर्नबिल महोत्सव, ये भी नागालैंड का। एक है तोखु इमोंग, ये भी नागालैंड का है। एक है मोआसू उत्सव, ये भी नागालैंड के। यानी कि आपके 360 डिग्री पैटर्न पे माइंड घूमना चाहिए कि ये क्या था, ये से कैसे हो। और ये सब चीज़ें पॉसिबल आपकी किताबों से। तो आप, मेरी ये सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी 70 से 80% टाइम अपनी किताबों को दें। बाकी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है, जो आपके पास कंटेंट नहीं है, या एक बार देखने के लिए आप मोबाइल पे दे सकते हो 1-2 घंटा, जो भी है आपका जो टॉपिक वीक है उसको देखने के लिए। फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन से हो सकते हैं जो आपको याद है तो उनको भी रिवीजन करना। तो एक है अरुणाचल प्रदेश में रेह उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेह महोत्सव। फिर है एक लोसार, ये लोसर महोत्सव लद्दाख का भी है। लोसार ये है अरुणाचल प्रदेश का। फिर है तमिलनाडु महोत्सव, खान महोत्सव,
खान महोत्सव, खान महोत्सव ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। एक है मोपिन महोत्सव, मोपिन महोत्सव, एक है मॉल महोत्सव, ये सारे ध्यान रखने हैं, मॉल महोत्सव, एक है सोलुंग महोत्सव। सोलुंग महोत्सव, सोलुंग ये है, लोसुंग है सिक्किम का। ये तो देख लिया अपन अरुणाचल प्रदेश के। फिर देखते हैं अपन सिक्किम के। सिक्किम में कौन कौन से है, तो जो सोलुंग तो ये है अरुणाचल का, और लोसुंग है वो है सिक्किम का। लोसुंग, लोसुंग है सिक्किम का, यह ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। सोलुंग है अरुणाचल का और लोसुंग है सिक्किम का। और सिक्किम में और कौन सा है, तो ये पागा लाब सोल, ये पागा लाब सोल तो पीछे वाली शिफ्ट में पूछा भी है, पागा लाब, पागा लाब सोल, पागा लाब सोल ये भी सिक्किम का है। और ये लोसुंग है, ये भूटिया जनजाति का पारंपरिक पारंपरिक त्यौहार है। भूटिया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पारंपरिक त्यौहार कौन सा है या महोत्सव कौन सा है, तो वह है लोसुंग उत्सव। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया है, तो वह गया है MS सुब्बुलक्ष्मी को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया है, तो S सुब्बुलक्ष्मी को। फिर अगला क्वेश्चन साइंस का है, ऊर्जा का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है जूल। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्ति को देने का प्रावधान है, तो वह है 8 लाख के आय वाले को, यानी 8 लाख से जिनकी भी आय कम है उनको EWS में आरक्षण दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी, तो वह है मदन मोहन मालवीय। फिर है अगला क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो वह है उर्जित पटेल। अब एक जो पुस्तक आई है इम्पोर्टेंट है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री आप लिख लेना, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 77। यह है अशोक भट्टाचार्य की, यह है अशोक भट्टाचार्य की, ये बुक करंट में है और ये ध्यान रखना, आप नोट कर लेना इसको, अशोक कुमार भट्टाचार्य की। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977। चलो अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, तो वो हुई थी आंध्र प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन, ये करंट का है, ये देख लो आप, अल्फ़ाबेट के सह संस्थापक लेरी पेज को पीछे छोड़ते हुए 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन दुनिया के 6ठे सबसे धनवान व्यक्ति बन गए, तो वह बन गए मुकेश अंबानी जी। फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो वो किया था साबरमती से। और साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद गुजरात में, और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ये भी ध्यान रखना, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1916 में। फिर ये जो नमक सत्याग्रह इन्हें बोला जाता है दांडी मार्च, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। अब ये ध्यान रखना, ये शुरू कहाँ से हुआ कहाँ खत्म हुआ ये पूछे जाते हैं, तो ये हुआ था साबरमती से, यानी दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। यहाँ से शुरू होकर ये गया था दांडी, जगह है संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। तो ये यहाँ तक चला था और यह यहाँ तक की दूरी थी, ये दूरी भी पूछी गई है 322 किलोमीटर। तो गांधी जी अपने 79 यानी 79 समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की दूरी तय करके साबरमती से दांडी पहुँचे और दांडी पहुँच
24 दिन का टाइम लगा इनको यहाँ जाने में। तो 24 दिन बाद में दांडी पहुँचकर 24 दिन बाद मतलब 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ दिया और यहीं से 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखना। देखो गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले और निकलते निकलते 322 किलोमीटर की दूरी तय की उन्होंने अपने 79 समर्थकों के साथ। 24 दिन बाद में वो दांडी पहुंच गए। और दांडी कौन सी जगह थी, तो दांडी संयुक्त प्रांत में थी और वर्तमान उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि नमन कानून कहाँ तोड़ा था, दांडी, संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश। ये तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। 24 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए। वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ दिया। नमक कानून तोड़ के क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो अपना पूछा भी जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, अगली साल 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 4 मार्च 1931 को इरविन व महात्मा गांधी के मध्य हुआ। ये समझौते में ये बात हुई कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करोगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कब हुआ, तो 4 मार्च 1931 को हो गया। फिर गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ। अब देखो कितने क्वेश्चन बन गए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ, तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। फिर स्थगित कब हुआ, 4 मार्च 1931 को। फिर पुनः शुरू कब हुआ, तो 3 जनवरी 1932 को ये पुनः शुरू हुआ और 7 अप्रैल 1934 को ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है। 7 अप्रैल 1934 को ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ध्यान रखना, तो ऐसे जोड़ के पढ़ना आप। देखो 1930, फिर 1931, फिर 1932, यहाँ तक तो आना। यानी कि ये इस दिन तो शुरू हुआ था 6 अप्रैल को और 4 मार्च 1931 को ये स्थगित हो गया और फिर 3 जनवरी 1932 को ये पुनः शुरू हो गया। फिर 1 साल की रेस्ट करी और 1934 को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड इतने आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जलवृत्त यानी एक्वीफर क्या होता है, तो ये जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पता हो तभी आप अटेम्प्ट करें, वरना नहीं करना, नहीं तो वही नेगेटिव मार्किंग में जाओगे और आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी और उस वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर भी कम बढ़ पाएगा। तो ये वाली गलतियां नहीं करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो वह है आपका सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो वो सिक्किम है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो वह है उत्तर प्रदेश। फिर है गोवा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ये भी ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम थी, तो जब IPL शुरू हुआ था उस समय राजस्थान रॉयल्स ने जीती थी ट्रॉफी और इस बार जीती है CSK ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है गुजरात टाइटंस को हरा के। तो ये भी ध्यान रखना। फिर है किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वह लगती है बांग्लादेश के साथ। फिर अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1925 में क्या हुआ था, 1925 में काकोरी कांड हुआ था, तो ये वाला ध्यान रखना। 23 के बाद पहले 1922 में क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था। तो 22, 23, 24, 25 ऐसे आपको जोड़ के भी पढ़ने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है, तो वो बर्मिंघम में था और अब जो 2026 का होगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा।
ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और ये अब जो होगा 2026 का, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 2026 का जो खेल राष्ट्रमंडल खेल होगा वो होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। फिर अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस देश ने एपीस्टार-60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है? तो वह है चीन। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान NRCA निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वह है झांसी में, और झांसी खुद है उत्तर प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है कलकत्ता उच्च न्यायालय, और इसकी स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसकी स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी, और एलिजा एम्प्रे को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। एलिजा एम्प्रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, और ये गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। ये भी ध्यान रखने, जो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर अगला क्वेश्चन, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो वह है कथक से। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों ने वाल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आयर्स की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई थी? तो फांसी दी गई थी चापेकर बंधु और रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान को दी गई काकोरी कांड में। फिर अगला क्वेश्चन, लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है ओडिशा। पटचित्र शैली ओडिशा से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? तो जायद की फसल तो सब्जी वाली है, तरबूज, सब्जी, फल फ्रूट, ये सब जायद में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? ये ओपन आपको देखने 4 ओपन होते हैं वर्ष में, और सारे के सारे चारों को देखने, युगल, महिला, सिंगल, डबल, ये सारे के सारे देखने, और कोशिश मैं भी करूँगा आपको ढंग से याद करवाने की। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो सीधा सीधा ये चौहान, ये नहीं है। चोल, पांडे और चेर ये है। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत को निम्नलिखित में से किसके निर्यात में सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं शोधित पेट्रोलियम। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नाम की जीवन शैली या धर्म स्थापित किया गया? तो वह अकबर ने किया। और ये दीन ए की स्थापना अकबर ने कब की थी, ये भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और ये स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू था, वो था बीरबल, और बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। ये भी ध्यान रखना, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फिर है अकबर, तो अकबर का शासनकाल ध्यान रखना 1556 से 1605, 1556 से 1605। और फिर जहांगीर थे 1605 से 1627, ये भी शासक का टाइम भी पूछा जाता है। फिर अकबर ने और क्या काम किया? तो अकबर ने जब्ती प्रणाली लागू की, जब्ती प्रणाली, और जब्ती प्रणाली का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है टोडरमल को। फिर इन्होंने एक सुलह कुल की नीति अपनाई, अकबर ने सुलह कुल की नीति भी लागू की, अपनाई। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर ने की थी। और अकबर का जो शासनकाल था वो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस शासक काल को माना जाता है? मुगल शासकों, तो वह है अकबर। और 4 बाग बनाने की परंपरा, 4 बाग शैली का उद्घोषक भी यही था, ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म अंततः 2 भागों में बट गया, तो हीनयान, महायान में बट गया, ये निम्नलिखित से किस स्थान पे हुई थी? तो ये कश्मीर में हुई थी, और कश्मीर में कुंडल
वन में हुई थी, और बाकी 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो बिहार में हुई थी। और ये बौद्ध संगीतियाँ मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि बौद्ध संगीतियों से बारे में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 1, 2, 3 और 4। कहाँ कहाँ हुई थी? RVP के यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये तीनों बिहार में, ये कश्मीर में हुई थी। अब इनके हैं अध्यक्ष, यानी किस बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो वही ट्रिक है MS TV मतलब महाकश्यप, सभाकर्मी, तीस और वसुमित्र। फिर है शासनकाल, किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो फिर वो ये एके अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और ये है आपकी ये चौथी जो कश्मीर में हुई थी। और इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। और ये किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हो गई और आपको ध्यान भी रखना है। बस वही है, शुरू से ऐसे लिखो RVP, फिर अध्यक्ष में लिखना MS TV और फिर शासनकाल में लिखा एके मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्ष MS TV क्रम से लिख, अपने आप ही सेट हो जाएगा। फिर शासनकाल एके अज्ञातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह है वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो वह पेरिस में किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कब $400 मिलियन के स्तर को पार किया है? तो वह 1 सितंबर 2017 को। अब कितना पुराना क्वेश्चन भी पूछ लिया, 3 साल पुराना। फिर है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो वह है दस्त या डायरिया। दस्त हो जाएंगे तो सोडियम की कमी हो सकती है। एंथ्रेक्स टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी। फिर है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक है सचिन तेंदुलकर। फिर अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों की कटाई प्राय कब होती है? तो रबी की फसलों की कटाई होती है मार्च और जून में, और जून जुलाई में खरीफ की फसल बो दी जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काटनी शुरू हो जाती है। फिर अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। बिल्कुल ये सही है, भंग हो जाती नहीं होती विधान परिषद। हर उस 2/3 सदस्य चेंज होते रहते हैं हर 2 साल से। फिर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 19 में इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार प्राप्त किया? तो है संजय सुब्रमण्यम। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य को राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित की गई है? तो वह है उत्तर प्रदेश को, और सबसे कम है वह है गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, इनकी 1-1 सीटें आवंटित की गई। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है असम में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है गोवा में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है वह है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की FDI नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इक्विटी में 100% FDI की अनुमति नहीं है? तो वह मल्टी ब्रांड उत्पाद व्यापार में। और अब देखेंगे अपन अगले वीडियो में वही 28 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। और अपनी स्टडी प्लान खुद का टाइम टेबल सेट करो और अच्छे से तैयारी करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। और बेस्ट ऑफ लक, नवंबर में आपका एग्ज़ाम